स्टार्ट करने जा रहे हैं गुलाम वंश। ठीक है, इससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से 1526 ईस्वी तक है। दिल्ली पर कुल 5 वर्षों ने 320 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, जो कुल पांच राजवंश हैं वो हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, ये अंतिम दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। इसके बाद 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को, यानी लोधी वंश के अंतिम शासक को पराजित कर बाबर मुगल वंश की नींव रखता है। ठीक है, तो 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर जिन 5 राजवंशों ने शासन किया उसके लिए दिल्ली सल्तनत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये जो 5 राजवंश हैं इनके लिए दिल्ली सल्तनत का शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात हम देख लेते हैं सर्वाधिक समय तक किस वंश ने शासन किया, तो तुगलक वंश ने। ठीक है, सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया और सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने। ठीक है, तो यानी सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने और सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया। जब हम शासकों की बात करते हैं तो सर्वाधिक समय तक किस शासक ने शासन किया, बहलोल लोदी ने 38 वर्ष तक। इसके पश्चात बहलोल लोदी ने 38 वर्ष तक शासन किया। इसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक ने 37 वर्ष तक शासन किया। अगर फिरोज शाह इसके ये नहीं, बहलोल लोदी नहीं ऑप्शन में है और फिरोज शाह तुगलक है तो वो भी माना जाएगा, क्योंकि उसका इसके बाद नंबर आता है। फिर सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। इसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मामलुक वंश या गुलाम वंश। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1206 से 1290 ईस्वी तक है। ठीक है, गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से 1290 वर्ष ईस्वी तक है। गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से 1290 ईस्वी तक है। 1206 से 1290 ईस्वी तक जो गुलाम वंश का टाइम पीरियड, इसमें 3 राजवंशों के 9 शासकों ने शासन किया। कौन कौन से 3 हैं? कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। यानी इसमें कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारी हैं, इसमें इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी हैं, इसमें बलबन के उत्तराधिकारी। फिर इतिहासकार एक हबीबुल्ला इतिहासकार हैं, उन्होंने गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा है। इसका अर्थ पूछता है कि मामलुक वंश का क्या अर्थ है, तो मामलुक शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। ठीक है, तो इसका अर्थ जो है आप लोग याद रखिए। वंश या गुलाम वंश, इसका टाइम पीरियड 1206 से 1290 ईस्वी तक है। इसमें कितने राजवंशों ने? 3 राजवंशों ने शासन किया, यानी कुतुबी, शमसी और बलबनी। ठीक है, तो कुतुबी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, और शमसी में इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, मुइजुद्दीन बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद शाह, ये शमसी में आते हैं। इसके पश्चात बलबनी में कौन कौन सा है? एक तो बलबन है, दूसरा उसके पुत्र जो है शाहजादा मोहम्मद, फिर बुगरा खां, कैकुबाद, कैखुसरो, क्यूमर्स, ये बलबनी वंश में आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? ऐबक। तो ऐबक का बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, या गुलाम वंश कैसे स्थापित हुआ गुलाम वंश। तो सबसे पहले कौन शासक था, किसने भारत पे आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। इसने कितने बार? कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया, और इसी का उत्तराधिकारी था मोहम्मद गौरी। ठीक है, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद गौरी था। इसने सर्वप्रथम भारत में कब आक्रमण किया था? 1175 में मुल्तान पे किया, फिर 1178 में गुजरात पे, 79 में लाहौर पर, 88 में भटिंडा बस मतलब जो है आक्रमण किया। और ये लगातार इतने क्षेत्र इसने विजित किए, जिससे इसको क्या प्रोत्साहन मिला, और उसने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन इसको मिला, और जिससे क्या किया, इसने राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान पर भी आक्रमण कर दिया। कब? 1191 में। तो 1191 तराइन के प्रथम युद्ध, जिसमें जब ये आक्रमण किया
उसको कहा जाता है। इन दोनों गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो युद्ध लड़ा गया उसे, इसमें 2 युद्ध लड़े गए। पहला तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें क्या हुआ, इसमें गौरी पराजित हुआ, किंतु इसने हार नहीं मानी और मतलब अपनी खामियों को क्या किया, इसने देखा कि कौन कौन सी कमी रह गई और हार से सबक लेकर इसने पुनः आक्रमण किया। कब? 1192 में। तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध प्रारंभ हुआ। ये भी किस किस के मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित होना पड़ा और जो है गौरी विजित होकर भारतीय प्रदेशों पर कब्जा करने लगा। ठीक है, इसके पश्चात एक शासक आता है चंदावर। एक जगह आती है चंदावर, ठीक है, उसका शासक था जयचंद। तो जयचंद जो था, इसने क्या किया था, गौरी को इनवाइट किया था कि आप आके पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण कीजिए, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है कि जयचंद की जो पुत्री थी उसको ये कौन, पृथ्वीराज चौहान भगा ले गए थे, ठीक है, स्वयंवर से। तो इसने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया था कि भारत पे आकर आप आक्रमण कीजिए, ठीक है। और इसमें पृथ्वीराज चौहान को तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध में क्या किया, द्वितीय युद्ध में हरा दिया। इसके पश्चात जो है इसने चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी हराया। तो एक कहानी है स्टार्टिंग, मतलब एक कहावत है कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद मतलब अपने ही, मतलब क्या करना कि लोगों के, अपने ही लोगों को धोखा देना, ठीक है, यानी भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, क्योंकि इसी ने क्या किया था, इनवाइट किया था पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करने के लिए। फिर जयचंद भी इसमें पराजित हुआ। तो इसके कितने युद्ध हो गए, 3 युद्ध। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध और 1194 में चंदावर का। ये तीनों महत्वपूर्ण युद्ध हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। फिर 1206 में इसने खोखरों के विद्रोह को दबाया इल्तुतमिश की सहायता से, ठीक है। तब इल्तुतमिश ने अपनी क्या है, योग्यता का प्रदर्शन किया, ठीक। फिर 12 मार्च और 1506 में जब ये खोखरों के विद्रोह को दबाकर वापस आ रहा था, तो 15 मार्च 1206 को दमेक नामक स्थान पर नमाज पढ़ रहा था। इसी समय पीछे से खोखरों ने आकर इसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो जब अब गौरी की मृत्यु हो गई, कब, 1206 में गौरी की मृत्यु हो गई। लेकिन 1206 में इसके 3 गौरी के उत्तराधिकारी थे, ठीक है, 3 गवर्नर थे या सूबेदार कह लीजिए, और अलग अलग जगह के 3 अलग अलग सूबेदार थे। तो यलदौज कहाँ का था, गजनी का सूबेदार था। और कुबाचा कहाँ का सूबेदार, सिंध और मुल्तान का सूबेदार था। और ऐबक कहाँ का था, भारतीय प्रदेशों का सूबेदार था, ठीक है। कब बनाया गया था ये, 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा, तब इसने क्या किया, भारतीय प्रदेशों का गवर्नर सूबेदार किसे बनाया, ऐबक को बनाया, ठीक है। जो लाहौर का क्षेत्र इसने विजित किया उसका सूबेदार ऐबक को बनाया। इसके पश्चात तो हम इस मैप के थ्रू देख लेते हैं, यानी ये जो इसके जो 3 जो गौरी है, गौरी के 3 जो सूबेदार थे, ठीक है। जो यलदौज था, ये यलदौज जो है, यलदौज का ये इतना पार्ट था, ठीक है, ये वाला, ये यलदौज के कब्जे में था। और जो कुबाचा था, कुबाचा का ये वाला इतना, इस कलर से जो है, इतना राज्य किसका था, कुबाचा का था, ठीक है। और ये लाहौर का एरिया जो है, ये किसका था, लाहौर का एरिया था ऐबक का। तो ये जो लाहौर का एरिया विजिट किया, ये कितना एरिया, ये इतना पूरा एरिया किसका था, ऐबक ने बाद में विजिट कर लिया पूरा। और स्टार्टिंग में सिर्फ इतने का ही जो है ये सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो फिर इस मैप के थ्रू हम लोग देख लिए। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड देख लिए, गुलाम वंश, ठीक है। इससे पहले गुलाम बैकग्राउंड हम लोग देख चुके हैं, अब गुलाम वंश पढ़ते हैं, ठीक है। तो गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ऐबक का टाइम पीरियड कितना है, 1206 से 1210 ईस्वी तक, ठीक है, यानी 4 वर्ष तक ही इसने कुल शासन किया, शासक के रूप में, ठीक है, शासक के रूप में, ठीक। ऐबक का अर्थ क्या होता है, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, और मामलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास, ठीक है। तो ये तीनों चीज महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको याद रखिए। अब इसका हम टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो ऐबक जो है, ठीक है, ऐबक का समय 2
भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। तो 1192 में जब इसने क्या किया, तराइन का द्वितीय युद्ध जब विजित किया, ठीक है, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जब इसने गौरी ने जीता, तब जो भारतीय प्रदेशों का प्रतिनिधि किसे बनाया, भारतीय प्रदेशों का सूबेदार ऐबक को बनाया। तो जो 1192 से 1206 ईस्वी तक गौरी के प्रतिनिधि के रूप में ऐबक ने काम किया, ठीक है, ऐबक ने काम किया। किंतु 1206 में जब इसकी मृत्यु हो गई, 1206 में गौरी की मृत्यु हो गई, तो वहाँ की जो जनता, आम जनता थी लाहौर की, ठीक है, लाहौर की आम जनता थी, उसके जो है अनुग्रह पे इसने क्या किया, सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। तो पहले हम 1192 से 1206 ईस्वी तक का टाइम पीरियड देख लेते हैं, उसके बाद 1206 से 1210 ईस्वी तक देखेंगे। तो ऐबक को निसापुर के काजी जो थे फखरुद्दीन, पहले सर्वप्रथम उन्होंने ही ऐबक को खरीदा था, किंतु काजी की मृत्यु होने के पश्चात गौरी ने ऐबक को खरीद लिया, ठीक है। तो अगर पूछे क्वेश्चन की सबसे खरीदा था, तो जो निसापुर फारस था, फारस में एक निसापुर की जगह है, वहाँ के काजी फखरुद्दीन जो थे उन्होंने खरीदा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद गौरी ने ऐबक को खरीद लिया और अमीर ए आखुर का पद जो है सर्वप्रथम दिया। तो अमीर ए आखुर का पद यानी अश्वशाला का अध्यक्ष बनाया। अश्वशाला जो का अध्यक्ष होता था या अश्वशाला का प्रधान होता था, उसको क्या कहते थे, अमीर ए आखुर कहा जाता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारतीय प्रदेशों का सूबेदार बनाया गया, किसको, ऐबक को। फिर ऐबक ने क्या किया, 1192 के बाद अजमेर, कन्नौज, ग्वालियर, बुंदेलखंड इत्यादि क्षेत्रों को और जीत लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लाहौर है, ठीक है, ये लाहौर है, मान लीजिए ये लाहौर है, तो इसने क्या किया, अजमेर, कन्नौज, कालिंजर, बुंदेलखंड इतने एरिया को और जीत के इसने क्या किया, जो है भारतीय प्रदेशों में शामिल कर लिया। किंतु 25 जून 1206 ईस्वी को क्या हुआ, गौरी की हत्या के पश्चात लाहौर की जनता के अनुरोध पर क्या किया, ये शासक बन गया, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और लाहौर को ही इसने क्या किया, अपनी राजधानी बनाई। फिर अब हम देखते हैं गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में, यानी इससे पहले हम कौन सा टाइम पीरियड देख रहे थे, 1192 से 1206 ईस्वी तक। अब हम देख रहे हैं इसका टाइम पीरियड 1206 से 1210 ईस्वी तक। तो अब ये क्या हो गया, शासक बन गया था, ठीक है। तो शासक के रूप में हम देखते हैं इसे, अब हम शासक के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो गौरी के उत्तराधिकारी भी थे, ठीक है। कौन कौन से उत्तराधिकारी थे, यल्दौज, कुबाचा और ऐबक, ये तीनों इसके क्या थे, सूबेदार थे। तो यल्दौज कौन था, गजनी का सूबेदार था, कुबाचा मुल्तान और सिंध का सूबेदार था, और ऐबक जो था वो भारतीय प्रदेशों का यानी लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया गया था, जिसमें सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, कन्नौज, बनारस, बिहार, लखनौती इत्यादि क्षेत्र क्या थे, भारतीय प्रदेशों में शामिल थे, ठीक है। यहाँ जो हम लोग अभी मैप देखे थे ये, ठीक। तो यानी यहाँ क्या है, यल्दौज है, यहाँ कुबाचा है और यहाँ ऐबक है। तो ये ऐबक, इसमें मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में ये तीनों जो थे, इन्होंने भारतीय प्रदेशों पर कुबाचा और यल्दौज भी अपना अपना दावा ठोकने लगे कि मतलब ये कहता था कि गजनी का मतलब सूबेदार हम हैं और गजनी मेन पार्ट था साम्राज्य का, इसलिए भारतीय प्रदेश भी हमारे हुए, ठीक है। तो इसने क्या किया, तो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया, ठीक है। और संघर्ष को इसने बहुत जो है बुद्धिमत्ता से निभाया, और वो किसके द्वारा, एक वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई इसने, ठीक है। क्या किया, वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई। ऐबक को उत्तराधिकारी बनने के में संघर्ष का सामना करना पड़ा, ठीक है। अतः उसने अपने कुशल वैवाहिक नीति एवं संबंधों का सहारा लेकर क्या किया, इसने उत्तराधिकारी बनने में सफल रहा। तो इसने क्या किया, वैवाहिक संबंधों में यल्दौज जो था की पुत्री से स्वयं विवाह कर लिया, जो गजनी का शासक था। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो ये यल्दौज है इस पार्ट का, ठीक है। इसकी पुत्री से क्या किया, ये ऐबक ने शादी कर ली, ठीक है। देखिए, हाँ, यल्दौज
यल्दौज से क्या किया, यल्दौज की पुत्री से स्वयं विवाह कर लिया। और कुबाचा जो सिंध और मुल्तान का मतलब सूबेदार था, उससे क्या की, अपनी बहन की शादी कर दी। ऐबक जो है अपनी सिस्टर की शादी किससे कर दी, कुबाचा से। और इल्तुतमिश जो इसका गुलाम था ऐबक का, उसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। जिससे क्या हो गए, जब वैवाहिक संबंध किसी में स्थापित हो जाता है तो विरोध कम हो जाता है। ठीक है, लाहौर की जनता के अनुरोध पर उसने सत्ता तो अपने हाथ में ले ली, किसने, ऐबक ने। किंतु ना तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ना ही अपने नाम के सिक्के जारी किए, और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़ा। जब कोई सुल्तान बनता था, ठीक है, तो उसका पहला नियम होता था कि वो अपने नाम का खुतबा जारी करे, पढ़े, ठीक है, और अपने नाम के सिक्के चलाए और सुल्तान की उपाधि धारण करे, तभी वो सुल्तान माना जाता था। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, सिर्फ मलिक और सिपह सालार की उपाधि ही धारण की। ये उपाधियां बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है कि किस शासक ने कौन सी उपाधियां धारण की थी। ठीक, पूछ लिएगा कि ऐबक ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, तो मलिक और सिपह सालार की उपाधियां धारण की थी, जबकि सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, जब ये शासक बना था, कब, 1206 ईस्वी में। ठीक है, और 1208 में गौरी के उत्तराधिकारी, क्योंकि ये गुलाम किसका था, गौरी का था, गौरी का ये गुलाम या दास था, जो भी कह लीजिए। और गौरी के उत्तराधिकारी जो थे 1208 में, उन्होंने उत्तराधिकारी जो कौन थे, गयासुद्दीन महमूद ने दास्ता से मुक्ति पत्र दिया था और सुल्तान के रूप में स्वीकार किया। किसको, ऐबक को। कब, 1208 में। लेकिन ये शासक कब बना था, 1206 ईस्वी में शासक बना था। तो ये 1206 में जब शासक बना, ठीक है, तो तकनीकी रूप से क्या था, ये स्वायत्त शासक नहीं था, कौन था, ये गुलाम था। ठीक है, देखिए पढ़े, 1206 ईस्वी में शासक बनने के समय तकनीकी रूप से वह गुलाम ही था, क्योंकि 1208 में इसको मुक्ति पत्र मिल रहा है। ठीक है, मुक्ति पत्र किसे कहते थे, जिसे मान लीजिए कि गौरी ने ऐबक को खरीद लिया, ठीक है, ऐबक को खरीद लिया। अब ये इसका तब तक दास बना रहेगा, या तो गौरी इसे मुक्त कर दे, या गौरी का कोई परिवार का, या कोई मतलब इसकी मृत्यु, गौरी की मृत्यु के बाद, या उसका उत्तराधिकारी क्या करे, इसे मुक्ति पत्र दे दे। ठीक है, यानी लिख के एक पेपर पे दे दे कि हम आज से आपको स्वतंत्र करते हैं, आजाद करते हैं, यानी आप आज से हमारे दास नहीं रह गए। ठीक है, तो इसको ये दास से मुक्ति पत्र कब मिला था, 1208 ईस्वी में। तो ये तकनीकी रूप से क्या था, गुलाम ही था, इसीलिए इसे स्वायत्त शासक नहीं स्वीकार किया जा सकता। स्वायत्त मतलब स्वतंत्र शासक नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए इसके ऐबक के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श क्यों, क्योंकि यह लाखों का दान करता था। ठीक है, और पील बख्श भी कहा जाता था इसे, क्योंकि पील बख्श इसलिए कहा जाता क्योंकि वह हाथियों का भी दान करता था, इसीलिए उसे पील बख्श कहा जाता था। फिर कुरान खा, क्योंकि कुरान का अत्यंत सुरीली आवाज में ये क्या करता था, पाठ करता था, इसके लिए उसे क्या कहा जाता था, कुरान खा। देखिए, और जो एक मिनहाज सिराज इस क्या है, इतिहासकार थे, उन्होंने ऐबक को हातिम द्वितीय कहा है, हातिम द्वितीय। तो अब देखिए, इसे क्या कहा जाता था, इसने उपाधियां कौन कौन सी धारण की, मलिक, ठीक, और सिपह सालार, सिपह सालार। ठीक है, ये दो उपाधियां हो गई। और इसे कहा क्या कहा जाता था, लाख बख्श, क्योंकि लाखों का दान देता था। पील बख्श, क्योंकि पील मतलब क्या होता है, हाथी, तो पील बख्श मतलब हाथियों का दान करने के कारण इसे पील बख्श कहा जाता था। कुरान खां, क्योंकि कुरान का अत्यंत सुरीली आवाज में यह गान पाठ करता था। ठीक है, और इतिहासकार मिनहाज सिराज जो है, ठीक है, मिनहाज सिराज, उन्होंने हातिम द्वितीय इसे कहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि हातिम द्वितीय किस इतिहासकार ने कहा है, तो मिनहाज उस सिराज ने कहा है हातिम द्वितीय। ठीक है, ऐबक को। फिर इसने क्या किया, ऐबक ने कुछ संरक्षण दिया कुछ इतिहासकारों को। तो हसन निजामी, जिनकी पुस्तक का क्या नाम है, ताज उल मासिर, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। और एक फक्र ए मुदव्विर, इनकी पुस्तक का नाम है आदाब उल हर्ब व सुजात, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए। और मिनहाज सिराज की पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। ठीक है, ये तीनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। इसने संरक्षण किस किस को दिया, हसन निजामी इतिहासकार थे, और फख्र ए मुदव्विर। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर,
और फकरे मुदव्विर की पुस्तक का नाम आदाबुल हर्ब व सुजात, और मिनहाज सिराज की पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी स्थापत्य कला। किसका? ऐबक का। तो ऐबक ने क्या किया था? कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार है, ठीक है, ये क्या है? कुतुब मीनार है। ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में, दिल्ली के निकट में। ठीक है, अब तो वह दिल्ली में ही शामिल हो गई। तो दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव जो है किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये पहली मंजिल बनवा के, ठीक है, इसने पहली मंजिल ही बनवाई और तब तक इसकी क्या हो गई? 1210 में मृत्यु हो गई। तो इसके ऊपर का जितना भी काम है, ठीक है, इसके ऊपर का जितना भी काम है, ये पहली मंजिल बनवा के इसके नीचे का पार्ट, और इसकी मृत्यु हो गई। तो ऊपर का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया था? ऊपर का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था, ठीक है। किंतु 1368 में क्या हुआ? 1368 में इसकी आकाशीय बिजली गिरने से, 1368 में आकाशीय बिजली गिरने से ये क्षतिग्रस्त हो गया, ठीक है, ऊपरी भाग इसका क्षतिग्रस्त हो गया, यानी जहां तहां टूट टाट गया। तो इसने फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इसकी मरम्मत कराई, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, यानी नींव किसने रखी थी? तो ऐबक ने, ठीक है। और निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया था? तो इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने। और पूछे कि मरम्मत कार्य किसने कराया था, ठीक है, तो मरम्मत कार्य जो है किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FST कहते हैं, ठीक। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि इसके ये निर्माण कार्य में किसका योगदान नहीं था? तो यानी फिरोज शाह तुगलक का योगदान था, इल्तुतमिश का योगदान था, ऐबक का योगदान था, और चौथा कोई और ऑप्शन रख देगा, यानी जो चौथा ऑप्शन रखेगा उसका योगदान उसमें नहीं था, ठीक है। और एक ये फैक्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किस लिए कराया गया था? कि प्रारंभ में कुतुब मीनार का जो है प्रयोग किस लिए किया जाता था? जो अजान देने के काम में ये आती थी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं स्थापत्य कला में, यानी कुतुब मीनार की नींव प्रसिद्ध सूफी संत किसके नाम पे रखी गई थी? ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम पे इसकी कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी, ठीक है। और नींव का निर्माण किसने कराया था? ऐबक ने, ठीक है। इसका निर्माण कार्य पूर्ण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। और 1368 में आकाशीय बिजली गिरने से ये क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत कार्य किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत कार्य कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का जो है प्रयोग पहले आरंभ में अजान के लिए किया जाता था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसने क्या किया था? दूसरी बिल्डिंग बनाई 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये 2.5 डेज यानी 2.5 दिन में ही इसे बनाया गया था, इसलिए दिन का झोपड़ा कहा जाता था। यह अजमेर में के निकट स्थित है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, चौहान सम्राट विग्रहराज चतुर्थ जो अजमेर के शासक थे ने क्या किया था? वहां एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था, उसको तोड़वा कर क्या किया? इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। यह एक मस्जिद थी, ठीक है, यह एक मस्जिद थी। इस इमारत पे संस्कृत की कुछ जो एक संस्कृत की नाटक हरकेल है, इसके कुछ अंश अभी भी जो है वहां पर अंकित है उस पे, ठीक है। तो कौन कौन सी स्थापत्य में इसने क्या क्या निर्माण कराया? कुतुब मीनार का निर्माण कराया, कुतुब मीनार का निर्माण कराया, ठीक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। और कुवत उल इस्लाम मस्जिद महारौली दिल्ली में, ठीक है, नामक मस्जिद का भी निर्माण किसने कराया? ऐबक ने। तो ऐबक ने 3 बिल्डिंगों का निर्माण कराया, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ऐबक ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट फैक्ट ऐबक के बारे में देख लेते हैं। इल्तुतमिश जो था वो 1197 में अनिलवाड़ के युद्ध के बाद ऐबक ने इल्तुतमिश को क्या किया था? खरीदा था, और अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है, किससे किया था? इल्तुतमिश से, जो हम लोग अभी पहले पढ़ चुके हैं। उसे जादार या जहादार, जो सर-ए-जहादार या जहादार का कौन होता था? जो सुल्तान का अंगरक्षक, जो अभी कह सकते हैं जो बॉडीगार्ड होता है, ठीक है, उसको कहते हैं सर-ए-जहादार। जो शासक का बॉडीगार्ड होता था उसको
या शासक के अंगरक्षक को क्या बोलते थे, सरे जहांदार की उपाधि मतलब का पद दिया। और अमीर ए शिकार का भी पद इसने दिया। अमीर ए शिकार मतलब जो शिकार का प्रमुख होता था। पहले राजा क्या करते थे, शिकार वगैरह पे जाते थे, तो शिकार का जो प्रधान होता था या प्रमुख होता था उसको अमीर ए शिकार कहा जाता था। तो इसने क्या किया, 1197 में अन्निलवाड़ी युद्ध के बाद में ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा और अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया, योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश की, और उसे सर ए जहांदार और अमीर ए आखुर का पद दिया उसने। ठीक है, फिर इसने क्या किया, जो पहले क्षेत्र इसको मिला था उसमें कुछ क्षेत्र इसने विस्तार भी किया। तो बंगाल जो इस क्षेत्र था, एक बंगाल क्षेत्र था, ठीक है, उसको क्या किया, जो ऐबक के एक अधिकारी थे इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार, जो वहाँ बंगाल में बंगाल का सूबेदार था, बख्तियार खिलजी ने क्या किया, बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया और वहाँ एक नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है, बिहार में, ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय को इसने क्या किया, पूर्णतः नष्ट कर दिया और हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां, मतलब जैसे आज की पुस्तकें कहते हैं, उसी समय वहां पे पांडुलिपियां हुआ करती थी, ठीक है, उनको जला दिया। और ये कहा जाता है कि ये जो पांडुलिपियां थी ये लगभग 6 महीने तक वहां जलती रही थी, ठीक है। इस समय बंगाल में सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन का शासन था और इनकी राजधानी क्या थी, नादिया थी, ठीक है। फिर ऐबक की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि वह गजनी से संबंध विच्छेद कर लिया। तो जो ये गजनी का पार्ट था, अभी आप देखिए मैप में, यह ये गजनी का जो एरिया है ये वाला, ठीक है, इधर वाला ये गजनी का क्षेत्र है और इधर वाला भारतीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इससे क्या कर लिया, ये संबंध विच्छेद कर लिया, मतलब अलग कर लिया अपने को। तो ये सिर्फ इतने से मतलब रखता था, इधर से कोई इसका मतलब नहीं था, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सफलता क्या थी, इसने गजनी से संबंध विच्छेद कर लिया और वजीर पद, जो वजीर होता है यानी वो जो ऐबक वजीर कहा जाता था, तो वजीर पद का प्रचलन किसने किया था, ऐबक ने किया था, ठीक है। और फक्र ए मुदव्वीर पहला वजीर था ऐबक का। ऐबक का पहला वजीर कौन था, फक्र ए मुदव्वीर, जो अभी हम लोग पढ़ चुके। इसकी पुस्तक का क्या नाम था, आदाब उल हर्ब, आदाब उल हर्ब व सुजात, ठीक है। फक्र मुदव्विर भारत में प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई और ऐबक को लाहौर में ही दफना दिया गया, क्योंकि लाहौर में ही इसने क्या किया था, राजधानी बनाया था, ठीक है। इसके बाद ऐबक का पुत्र, ठीक है, कौन, इसके बाद ऐबक का पुत्र जो है आराम शाह, यह शासक बनता है। तो कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद जो आराम शाह है, ठीक है, लाहौर के सरदारों ने सैनिक वर्ग में बढ़ते असंतोष, जब इसकी ऐबक की मृत्यु हो गई तो सैनिक वर्ग में असंतोष पूरा बढ़ गया, ठीक है। और ये अफरा तफड़ी मचने लगी कि नेक्स्ट सुल्तान कौन होगा या जो भी है, ठीक है। तो उस सैनिक वर्ग में असंतोष बढ़ने और साधारण जनता में फैली अशांति और उपद्रव को रोकने के लिए आराम शाह को इसको गद्दी पे बैठाया, ठीक है, जो सरदार वर्ग था उसने। किंतु दुर्भाग्य से जो है आराम शाह जो ये एक कमजोर और अयोग्य शासक था, ठीक है, उसने लगभग 8 माह तक ही शासन किया। कितने, मात्र 8 माह तक शासन किया और दिल्ली के तुर्क अमीर एवं नागरिकों ने उसे क्या किया, अपना शासक स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कोई भी जनता या कोई भी होगा तो कमजोर शासक को अपना शासक स्वीकार करना पसंद नहीं करता। और आराम शाह को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से बदायूं के इक्तादार कौन था, जो इल्तुतमिश था, जिसने जो ऐबक का दामाद भी था, इसने क्या किया, इसको कौन सा इक्ता प्राप्त था, तो इसके ऐबक ने बदायूं का इक्ता दिया था, ठीक है। तो उस समय बदायूं का इक्तादार जो इल्तुतमिश था उसको क्या किया, सरदारों ने निमंत्रण पत्र भेजा और उसने दिल्ली के निकट जो जूद एक जगह थी, ठीक है, वहां पे आराम शाह को परास्त कर और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। और नेक्स्ट शासक कौन बनेगा, इल्तुतमिश, ठीक है। तो इसका शासन काल कब से कब तक है, टाइम पीरियड कब से रहेगा, 1211 से 1236 ईस्वी तक इसका
टाइम पीरियड रहेगा। नेक्स्ट, तो अब हम नेक्स्ट शासक कौन पढ़ेंगे? इल्तुतमिश।